बच्चों ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों को आज डिस्कस करना है ओम्स लॉ के ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, 12th में इसका डेरिवेशन भी है, उसका वेक्टर फॉर्म भी है। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट अभी। बट ओम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो करंट जो भी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना करंट आएगा। वाही सी बात है भाई, अगर आप छोटी वाली बैटरी को टच करोगे कम झटका लगेगा, बड़ी बैटरी को करोगे ज़्यादा लगेगा, बहुत बड़ी वाली बैटरी को करोगे बहुत ज़्यादा लगेगा। कॉमन सेंस हमारा कहता है। सिमिलरली V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस तरह का आता है, V वर्सेस I ग्राफ। I वर्सेस V भी स्ट्रेट लाइन ही आता है ओम्स लॉ के केस में। तो ये जो क्वांटिटी होती है इसका स्लोप का मतलब मैं बता देता हूं फिर से एक बार। स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी वाई एक्सिस पे कितना चले और एक्स एक्सिस पे। मान लेते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में ये था डेल्टा वाई और ये था डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे हम जो कांस्टेंट लगाते हैं V इक्वल्स आई आर, ये R कहलाता है रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक यही है हमारा, दैट व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, राइट। तो यहां तक तो हम लोगों ने नोट ही कर लिया था। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा हो तो जो पिछला वाला वीडियो था एक बार उसको चेक कर लो, ओम्स लॉ वाला, उसके बाद फिर ये वाले वीडियो पे आओ, राइट। तो बच्चों बहुत आसान है, R इक्वल्स V अपॉन आई लिख सकते हैं हम लोग। तो एक डेफिनेशन तो यहां पे बन जाएगी, बहुत सिंपल सी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वर्ड याद रखना क्योंकि ओम्स लॉ से बनाई है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक, इधर ही लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ V and I, that is the ratio of potential difference and the current। आप चाहो तो पूरा लिखो, बेटर वही होगा कि पूरा लिखिए। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिखो V एंड द करंट ब्रैकेट में लिखो I इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। कुछ चीजें याद रखना, हम लोग कंडक्टर के ही केस में अभी रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, ओके। जल्दी से इसको, इस डेफिनेशन को नोट करो, फिर इसकी एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी होती है वो भी नोट करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो बच्चों, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए दूसरी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, जो ये नहीं बताता है कि कितनी है, लेकिन ये जरूर बताता है कि क्या है। क्वांटिटेटिव मतलब जो ये भी बताए कि कितनी वैल्यू, जैसे अभी हमने R इक्वल V अपॉन आई लिखा था। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन लिखेंगे बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस का वैसे मतलब होता है रुकावट, ठीक है, रोकना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो वही चीज हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन। आप ऑब्स्ट्रक्शन की जगह हिंड्रेंस भी लिख सकते हो, इट्स एंटायरली योर विश, योर इंग्लिश। कुछ लोगों को पुदीना पसंद है खाने पे, कुछ लोगों को धनिया पसंद है, डिपेंड, आपको जो भी पसंद हो वो डाल लो, हाँ, लेकिन उल्टा आंसर मत लिखना। तो द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फिर से कीवर्ड की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन इज द कीवर्ड है, कि रुकावट जो होती है करंट के फ्लो करने में, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ करंट की जगह पे आप फ्लो ऑफ चार्ज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इट्स योर विश, आप जो भी चाहो लिखो, राइट। इसको नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए जल्दी से।
इसके बाद जो आता है वो आता है इसकी एसआई यूनिट, और ये किस तरह की क्वांटिटी है। तो बच्चों इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे रखी गई है, ठीक है। इसी बहाने ईश्वर को याद भी कर लोगे थोड़ा तुम लोग। ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल होता है ग्रीक ओमेगा, ABCD होता है जैसे इंग्लिश में, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स में होता है ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है, कि स्मॉल ओमेगा भी होता है, W की तरह बनता है, नॉट अवर मैटर ऑफ कंसर्न राइट नाउ। तो एक ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाएं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, और जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर आए, तो हम कहेंगे कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज 1 ओम। फिर से एक बार, इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, अच्छी बात है लिख लो। If 1 volt of potential difference is applied across a conductor such that the current through the conductor is 1 ampere, right? Then the resistance of the given conductor is called 1 ohm. ठीक है, इसको ओमेगा नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको ओम बोलेंगे, राइट। और एक चीज याद रखना, resistance is a scalar quantity। रेजिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप सबने ये नोट कर लिया होगा। कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही यही है, तो जल्दी से इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वर्ड याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है भाई, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आप इमेजिन करो देयर इज अ रोड, हाईवे हो सकता है, गली हो सकती है, मेन रोड हो सकती है, इट माइट बी एनीथिंग, राइट। और आप उस पर कार चलाना चाह रहे हो, अगर कार नहीं आती तो बाइक चला रहे हो, वो भी नहीं आता पैदल चल रहे हो, वो भी नहीं आता तो रेंग रहे हो, ठीक है, सांप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और एक चौड़ा हाईवे, ठीक है, एक्सप्रेस वे अगर आपने कभी देखा हो कोई, उस पर आप ज़्यादा आसानी से चल पाओगे, राइट। लेकिन अगर हम कहें कि आंख बंद करके, लेटेस्ट से कि अभी वो सलमान भाई की मूवी आने वाली है राधे, और सलमान भाई वाले मूड में आ जाते हैं हम लोग, और आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो जितनी लंबी रोड होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके एक्सीडेंट होने की। भाई हमने कहा आंख बंद कर लो और यहाँ से लेकर के आगरा तक, क्योंकि आगरा एक्सप्रेस वे, तो आगरा तक गाड़ी चलाओ आंख बंद करके, मोस्ट प्रोबेबली आप 5-6 मिनट में ही कहीं भिड़ जाओगे। लेकिन मैं कहूँ आंख बंद करो और अपने घर से 10 घर आगे तक लेके जाओ गाड़ी, तो फिर भी आप फुटपाथ होते हुए, क्योंकि सलमान भाई मोड में हो, तो भी आप ले जाओगे, उतना ज़्यादा यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा आपको। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जब मूव करते हैं किसी कंडक्टर में, तो उस केस में भी सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ कंडक्टर की, कंडक्टर है वर्ड, यहाँ सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे, तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो जितना लंबा वायर लोगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो जब रेजिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो जितनी चौड़ी रोड होगी उतनी आसानी से आप चला सकते हो अपनी कार, ठीक है। सेम ट्रैफिक है, सेम नंबर ऑफ कार हैं, लेकिन एक रोड पतली है, एक रोड बहुत चौड़ी है। लेटर से एक 2 लेन रोड है और एक 8 लेन रोड है, जो एक्सप्रेसवे पे 6 या 8 लेन होती है। तो ऑब्वियसली जितनी चौड़ी रोड उतनी आसानी से निकल पाओगे। सिमिलरली वी विल राइट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1 प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। इसीलिए जो हैवी अप्लायंसेज होती हैं, हैवी मतलब वेट में हैवी नहीं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, ओके, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, जो ज़्यादा करंट लेती हैं, द डिवाइसेस दैट टेक मोर करेंट दे हैव थिक वायर्स। आपने देखा होगा मोटे मोटे वायर पड़े होते हैं, और जो घरों के बाहर जो खंभों में बिजली के तार होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। द सेम रीजन इज देयर। मोटे वायर यानी कि कम रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस यानी कम ऑब्स्ट्रक्शन, कम ऑब्स्ट्रक्शन यानी इजिली फ्लो करेगा हमारा करेंट, राइट। तो इसको नोट कर लो, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस, अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लिखेंगे, वी विल राइट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। आप चाहो तो नेचर ऑफ मटेरियल भी लिख सकते हो और मटेरियल भी लिख सकते हो। भाई ऑब्वियसली अलग अलग मेटल्स हैं तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगी। कॉपर की कम होगी, आयरन की ज़्यादा होगी। कॉपर के वायर्स होते हैं ना। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का एज वेल एज हीट का? इट इज़ सिल्वर मेटल। तो हम लोग सिल्वर को भी यूज़ कर सकते हैं घरों में अगर आप बहुत अमीर हो जाओ, बट क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं तो वी यूज़ कॉपर, बिकॉज सिल्वर के बाद द इकोनॉमिकल एज वेल एज बेटर कंडक्टर, दोनों का बैलेंस देखें तो कॉपर इज़ द बेटर कंडक्टर, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको लोहे के भी वायर मिलेंगे, जो दिवाली के टाइम पे आप लोग झालर खरीदते हो, तो जो सस्ती वाली झालर होती है, अगर आप जेब में मैग्नेट लेके जाओ और मैग्नेट चिपका के देखो, इफ़ द वायर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मैग्नेट, तो इसलिए वो लोहे के वायर हैं। और लोहे के वायर ऑब्वियसली सस्ते होंगे बट वो ज़्यादा हीट करेंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये 3 फैक्टर हैं। तो जल्दी से पॉज करो, नोट करो, मैं तब तक बोर्ड इरेज कर देता हूँ जो बचा कुछ है उसमें। बच्चों अब यही सारी चीज़ें जो इंग्लिश में हम लोगों ने लिखी हैं उसको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ दैट मैथ इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, अगर समझ के आप लोग लिखते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग लिखते हैं तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कंबाइन होकर के आपको देंगे R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। और यही फैक्टर ले आए कि मटेरियल कौन सा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम लगाते हैं कांस्टेंट। फिर प्रोपोर्शनैलिटी से हमारी दुश्मनी है, दुश्मन को मारने के लिए हम किसी दोस्त को बुलाएंगे, तो जल्दी से बुला लो। तो R इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, एक कांस्टेंट लगा दिया रो L/A। दिस इज अ ग्रीक सिंबल, जैसे ओमेगा एक ग्रीक सिंबल है वैसे ही ये P की तरह होता है। दिस इज रो, रोना आ जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे इसको ठीक से तो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला वेयर दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग इस टर्न पे रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और एक टॉपिक और लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with
टेम्परेचर, याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डबल किया रेजिस्टेंस डबल हो गई। एक्चुअल फॉर्मूला जो 12th में आप लोग पढ़ोगे वो होता है किसी टेम्परेचर टी पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर नॉट, वेयर आर 0 पे जो रेजिस्टेंस होगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एल्फा इज द कांस्टेंट, इज द कांस्टेंट, अभी इतना याद रखेंगे, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं। नॉट अवर स्कोप ऑफ लाइक यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ने का, बट बता दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बट हाँ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, बट दिस इज ओनली इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, ओके। कंडक्टर्स पे होता है। पिछले साल 2019 वाले बैच में यही क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या बढ़ता है। पहला ऑप्शन था रेजिस्टेंस, दूसरा था रेजिस्टिविटी, तीसरा था बोथ और डी था नन। ज़्यादातर बच्चों ने ये तीनों टॉपिक तो पढ़े हैं लेकिन ये टेम्परेचर वाले पे ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ते हैं, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे आराम से। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। एक अलग तरह का भी एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। नॉट अवर लाइक कभी बहुत ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, राइट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। तो प्लीज़ हेडिंग डाल लेना रेजिस्टिविटी, ओके। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।